डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल SCC ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे YouTube चैनल पर अभी 12th क्लास की फिजिक्स का NCERT फिजिक्स का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें हम चैप्टर 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व पढ़ रहे हैं। तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक रहेगा किसी धारावाही टॉरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना, वो जो हमारे एम्पियर के परिपथीय नियम के अंतर्गत नियम के अनुप्रयोग के अंतर्गत आता है। ये हमारा एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग नंबर 3 है। इससे पहले 2 अनुप्रयोग हम कर चुके हैं, ठीक है ना, पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो प्लीज उन वीडियो को जरूर देखें, उनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर हमारी प्लेलिस्ट NCERT फिजिक्स क्लास 12 और 2023-24 में जाकर आप क्रम से वीडियो देख सकते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा, ये है हमारा एक टॉरॉइड, और टॉरॉइड आप जानते हो टॉरॉइड किसे कहते हैं। हम टॉरॉइड की पहले आपको परिभाषा बता रहे हैं कि टॉरॉइड किसे कहते हैं। तो जैसे हमने कल आपको बताया था कि कोई आपकी एक लंबी परिनालिका है, जैसे मान लो ये क्या है, आपकी एक लंबी परिनालिका है ना, समझो यहाँ ये आपकी एक लंबी परिनालिका है। अब इसमें हम क्या करें कि इसमें हम ऐसे का लगा रहे हैं फेरे, ठीक है। इसमें क्या बना रहे हैं हम ऐसे, यदि हम इसमें फेरे बना रहे हैं, देखो ऐसे, यदि हम ऐसे फेरे बना दें तो जी हमारी क्या बन जाती है, एक परिनालिका बन जाती है, ठीक है ना। और ये परिनालिका बन जाती है, इस परिनालिका को हमें क्या करना है, एक वृत्ताकार कुंडली के रूप में क्या करना है, इसको मोड़ देना है, ठीक है। तो वही क्या कहलाएगी, आपकी टॉरॉइड कहलाएगी। तो टॉरॉइड की परिभाषा किस प्रकार से दे सकते हैं, बोलना जरा। हाँ देखिए, मतलब एक कोई परिनालिका है, उस परिनालिका को आपको वलय के रूप में मोड़ना है, यानी वृत्ताकार रूप में मोड़ना है। तो जो आपको सिरा रहे जो कुंडलिनी प्राप्त होगी, वो बंद कुंडलिनी, जिसका कोई सिरा नहीं होगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, एक टॉरॉइड, उसी को क्या बोलेंगे, टॉरॉइड बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये परिभाषा आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इस प्रकार से टॉरॉइड है। अब देखिएगा इस टॉरॉइड में फेरों की संख्या, मतलब ऐसे ऐसे फेरे लपेटे गए हैं, जो चारों तरफ आपको फेरे दिख रहे होंगे, लपेटे गए हैं। अब इसमें देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, हो रही ना, यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही ऊपर की तरफ। तो ये विद्युत धारा कहाँ से ऐसी जाएगी, और फिर ऐसी क्या आएगी, वापस आएगी, फिर ये ऐसी जाएगी, फिर इस प्रकार से वापस आएगी, फिर ऐसी जाएगी, फिर इस प्रकार से वापस आएगी, फिर ऐसी जाएगी, फिर इस प्रकार से वापस आएगी। तो ऐसा हमारा क्रम चलता रहेगा पूरे में, और धीरे धीरे यहाँ से धारा बहती हुई कहाँ, यहाँ नीचे की तरफ आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये धारा है। अब देखिए आपने एक चीज और पढ़ा था, एम्पियर के नहीं, एम्पियर नहीं, सॉरी, दाहिने हाथ की हथेली का नियम। दाहिने हाथ की हथेली के नियम में हमने क्या बताया था कि अपनी अंगूठे और अपनी हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि दोनों एक दूसरे क्या हो, लंबवत हो, ठीक है। तो देखिए ये हमारी हथेली है, ये अंगूठा है, हमने इसको ऐसा फैला लिया तो दोनों एक दूसरे की लंबवत है। तो जो अंगूठा है वो किसको दर्शा रहा है, विद्युत धारा की दिशा को। और अंगुलियां, मतलब जो अंगुलियां हमारी जिस दिशा में मुड़ेगी वो दिशा क्या कहलाएगी, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा कहलाएगी। तो देखिए धारा ऊपर की तरफ बह रही पहले तार में, ठीक है ना, तो उंगली में कहाँ है, ऊपर की तरफ। हम उंगलियों को मोड़ेंगे, तो ऐसा मोड़ेंगे ना अपनी साइड, ऐसा मोड़ेंगे, यानी ऐसे में क्या होगी, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। यानी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होगी, देखो ऐसी, इस प्रकार से ऐसी दिशा होगी, देखो ऐसी, ठीक है, ऐसी क्या होगी, चुंबकीय बल रेखाओं की ऐसी दिशा होगी, इस प्रकार से। ये अरे वो तीर सही से नहीं बन रहा, ठीक है ना। ये क्या होगी, ये चुंबकीय बल रेखाओं की इस प्रकार से दिशा होगी। ये तीर आप सही से बना लेना है, ठीक है। ये होगी आपकी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, मतलब ऐसी चलेगी ऊपर से नीचे की तरफ, ऐसी, यानी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चलेगी चुंबकीय क्षेत्र ओ चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। अब देखिए ये जो बिंदु O है, ये हमारा क्या है, इस टॉरॉइड का केंद्र है, और इससे r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, इस पर क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। अब इसी टॉरॉइड के अंदर हमने क्या किया, एक बिंदु और ले लिया R, जो खाली जगह है ना, जहाँ फेरे नहीं लपेटे गए हैं, उस खाली जगह बिंदु R ले लिया है, तो इस पे भी आपको निकालना है। और एक बिंदु हमने Q ले लिया, कहाँ, टॉरॉइड के बाहर, ठीक है। तो इसको भी आपको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है इन तीनों बिंदुओं पर, ओके।
तो इस प्रकार से ये हमारा चित्र कंप्लीट होता है ना। अब इस चित्र में देखिएगा थोड़ा माना वगैरह आपको लिखना पड़ेगा कि माना कि जैसे माना कि ये टोरॉइड है ना, तो इस टोरॉइड में प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या है, स्मॉल एन है। मतलब एक फेरे की संख्या क्या है, एन है। ठीक है, क्या लिखा है स्टार्टिंग से, माना हाँ फिर हाँ सही है, ठीक है ना। वही के वही मतलब जो हमने बोला ना कि माना कि टोरॉइड की प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या है बेटा, स्मॉल एन है, और जिसमें कौन सी धारा, आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अब इस टोरॉइड के केंद्र ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, और इस बिंदु पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, तब क्या होगा, इस टोरॉइड से घिरा हुआ चुंबकीय क्षेत्र जो बी है उसका क्या करेंगे, हम रेखीय समाकलन निकालेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ना किसके अनुप्रयोग चल रहे जी हमारे, किसके अनुप्रयोग चल रहा है, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग। तो एम्पियर के परिपथीय नियम से हम क्या करेंगे, इस टोरॉइड से घिरा हुआ चुंबकीय क्षेत्र जो बी है उसका क्या निकालेंगे, रेखीय समाकलन। ठीक है, तो रेखीय समाकलन निकालेंगे, तो रेखीय समाकलन क्या होगा जो तो आपको पता ही होगा, बंद समाकलन और बी वेक्टर और डॉट क्या होता है आपका, डीएल वेक्टर। क्लियर। अब देखिए, अब ये है बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, यानी दो सदिशों का अदिश गुणन। क्या है जो दो सदिशों का अदिश गुणन। तो क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा है ना। तो यहाँ पे भी क्या आएगा आपका, यह आएगा बंद समाकलन, वही हो जाएगा आपका बी डीएल और क्या होगा कॉस थीटा। क्लियर। अब देखिएगा बराबर, अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि देखिए जी आपका बंद समाकलन जो का त्यों रहेगा, बी डॉट और क्या हो जाएगा, डीएल और कॉस। अब थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा की वैल्यू देखिए, जैसे ये हमारा क्या है, टोरॉइड है, और ये चुंबकीय बल रेखाओं की क्या है, दशा है। चुंबकीय बल रेखाओं की दशा ऐसी है ना, ऐसी। और जब हम जैसे कोई परिधि लेंगे, मान लो ये हमारा क्या है, वृत्त है, अब इसमें कोई परिधि लेंगे तो परिधि हम ऐसी तो मतलब कोई अल्पांश लेंगे तो ऐसी तो लेंगे अल्पांश, ऐसा लेंगे कि नहीं, अल्पांश आप ऐसे ही लेंगे कि नहीं लेंगे, या फिर ऐसा लिख दो है ना, ऐसा। तो ऐसा अल्पांश लेंगे तो यही अल्पांश की दिशा है, और यही क्या है आपकी, मतलब इसी दिशा में, इसी में क्या ले रहे हैं हम, तार बल अल्पांश ले रहे हैं, और यही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो बी वेक्टर है, ठीक है ना, वो समांतर है किसके, डीएल वेक्टर के, क्योंकि एक ही दिशा है ना दोनों की। ठीक है, तो बी वेक्टर और डीएल वेक्टर कैसे समांतर है, इसलिए इनके बीच में कोई कोण नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो थीटा का मान क्या रहेगा आपका, 0। थीटा का मान 0 डिग्री रहेगा। साइड में आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि चूंकि बी वेक्टर पैरेलल है किसके, डीएल वेक्टर के। ठीक है, पैरेलल का मतलब होता है समांतर। ओके, तो देखिए बराबर कितना आएगा, ये आएगा आपका बंद समाकलन और b इंटू कितना आएगा, डीएल। यहाँ से आई एम सॉरी ये इंटू नहीं लगाना है, बी डीएल। और cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कितना आएगा बराबर, अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र बी है, तो बी को क्या करो, कांस्टेंट राशि है तो कहाँ निकाल दो, समाकलन से बाहर। तो बी आपका बाहर निकल आएगा, और अंदर क्या बचेगा, बंद समाकलन कितना आएगा, डीएल। अब बंद समाकलन, अच्छा समाकलन डीएल का मतलब क्या होता है, क्या कई अल्पांशों का योग। अब जब सारे अल्पांशों का आप जोड़ कर देंगे तो क्या करेंगे, वो एक वृत्त की परिधि का निर्माण करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका बी और इंटू कितना हो जाएगा 2 पाई आर, इसका मान क्या हो जाएगा 2 पाई आर। और ये किसके बराबर चल रहा था, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर की, है ना, ये चल रहा था, कितना आ गया बी इंटू 2 पाई आर। 21 नंबर कितना ले रहे हो आप, फर्स्ट। सही है ना इतना। अब क्या करना है इसके आगे देखिए जरा, हमें अब लगाना है एम्पियर का, एम्पियर के परिपथीय नियम से। तो यहाँ लिखेंगे हम एम्पियर के परिपथीय नियम से। तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या आएगा आपका, देखिए ये आएगा आपका डीएल बंद समाकलन बी वेक्टर डॉट क्या आएगा, डीएल वेक्टर बराबर, अच्छा म्यू 0 इंटू गुणे, अब जो आई है क्या होता है, म्यू 0 आई, यानी विद्युत धारा का म्यू 0 गुना होता है, म्यू नॉट गुना होता है। तो आई के लिए हम क्या करेंगे, टोरॉइड से घिरी हुई धारा है ना, टोरॉइड या फिर
एक काम करो, टोरॉइड ना लिखो यहाँ, आर त्रिज्या के वृत्त लिख दो, सिंपल है, क्योंकि अब तो वृत्त लग रहा है ना यहाँ पे। तो ये गुण है आर, अरे यार क्या कर रहे, जो पूरा तो मिटा दो है। जी आएगा आर त्रिज्या के वृत्तों से घिरी हुई धारा। क्लियर? आर त्रिज्या के वृत्त से घिरी हुई धारा। अब देखो, आपको पता है कि प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या थी? n थी। एक इकाई लंबाई में कितनी थी? n थी। अब पूरे वृत्त की लंबाई क्या है? तो वृत्त की लंबाई के लिए हम क्या बोलेंगे? 2πr, क्योंकि जितनी वृत्त की परिधि होगी, जैसे वृत्त कैसा गोलाकार मुड़ा हुआ एक वृत्त है, तो वृत्त की संपूर्ण लंबाई क्या कहलाएगी? उसकी परिधि, ठीक है ना। तो जब एक इकाई लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है कि नहीं, तो बताइए पूरी परिधि में क्या होगी? तो n से n का हमें काय में करना पड़ेगा? 2πr में गुणा, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा? 2πrn, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? यहाँ पे लिख देंगे बंद समाकलन b वेक्टर और डॉट क्या हो जाएगा आपका? dl वेक्टर बराबर जी आएगा आपका μ0, ठीक है, और 2πr इंटू n, और घिरी हुई धारा तो आई तो सभी में बह रही है ना, तो क्या कर दो? आई से भी गुणा कर दो। ओके, ये समीकरण नंबर कितना हो गया आपका? 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखो। समीकरण 1 बार 2 से लेफ्ट साइड बराबर है, तो राइट साइड भी कैसे हो जाए? बराबर हो जाए। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 बा 2 से, ठीक है। समीकरण 1 कितना अपना? b इंटू 2πr, तो जो हो जाएगा b इंटू 2πr बराबर, ये कितना आएगा हमारा? ये आएगा μ0 2πr n, और इंटू कितना हो जाएगा? कैपिटल I। अब देखो सिंपली 2πr से 2πr का हो जाए कैंसिल, अब नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो b बराबर कितना बचेगा आपका? μ0 और इंटू क्या बनेगा? ni, इतना ही आएगा। देखो μ0 ni आएगा। इसको क्या दे दो आप? समीकरण नंबर, अभी भीड़ का समीकरण दे दो सीधो इसको, है ना। 1 मिनट, हम समीकरण दिए दे रहे हैं, अभी आंसर नहीं आया। जी आएगा आपका b बराबर कितना आएगा? μ0 ni, और समीकरण नंबर कितना हो गया जी? 3, ठीक। ये समीकरण कितना हो गया अपना? 3। क्लियर? अब हमें क्या करना है कि इसकी जो त्रिज्या है ना, ये त्रिज्या क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। त्रिज्या कहाँ है? बिंदु O से लेके सीधे लास्ट वाले वृत्त तक, O तक, है ना। तो हम क्या करें? इसमें माध्य त्रिज्या लेंगे। क्या लेंगे हम? माध्य त्रिज्या। यदि टोरॉइड की माध्य त्रिज्या कितनी हो? r। यदि टोरॉइड की माध्य त्रिज्या, माध्य त्रिज्या कितनी? कैपिटल R, तथा कुल फेरों की संख्या, जो कुल फेरे हैं ना उसमें, तो कुल फेरों की संख्या कितनी हो? कुल फेरों की संख्या, कुल फेरों की संख्या क्या हो? n हो तो, ठीक है, n हो तो बताइए कुल फेरे कितने आएंगे आपके? n बराबर, तो कुल फेरे हमने क्या बोला कि एक फेरे में संख्या क्या है? n है। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या है? स्मॉल n है। तो बताइए टोटल लंबाई कितनी है? 2πr, तो 2πr में फेरों की संख्या कितनी होगी? तो हम कह सकते हैं 2πr, उसमें क्या कर दो? n का गुणा। ओ हाँ, कैपिटल R लेना है, क्योंकि माध्य त्रिज्या भी लिखना है साथ में। 2πr और कितना लेना है? n, है ना। अब यहाँ से n की वैल्यू निकाल दो, तो n निकालेंगे हम, तो n बराबर क्या आएगा? कैपिटल N, और बट्टे कितना आएगा? 2π कैपिटल R। अब इस मान को उठा के कहाँ रख दो? समीकरण कितने में रखना है? 3 में, ठीक है। इस मान को उठा के समीकरण 3 में रख दो। तो चलिए इस मान को उठाकर हम समीकरण 3 में रखते हैं, तो समीकरण कितने से आएगा? 3 से। समीकरण 3 से, ओके। अब समीकरण 3 से देखिएगा जरा, समीकरण 3 में क्या है? b बराबर μ0 था, तो μ0 जो कर दो, क्या लिखो? n i था, और n का मान कितना है हमारे पास? कैपिटल N
बटे, ठीक है ना। तो कैपिटल एन आएगा और साथ में जो आई था वो आई भी आएगा और बटे का पूरे बटे में आएगा। बटे कितना था 2 पाई और कैपिटल आर, ठीक है। और यही क्या है बेटा, यही आपका टॉरॉइड के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अभीष्ट व्यंजक, ठीक है। अब बताओ यहां तक किसको समझ में नहीं आया तो फिर इससे आगे कराएं, पहले यहां तक पूछ लो जिसको जो भी पूछना हो, जिसको जो पूछना हो तो यहां तक का पूछ लीजिए, पूछें जल्दी फिर वरना आगे बढ़े। हाँ जी बोलो। टू पाई आर बेटा वृत्त की परिधि है, कहाँ बोल रही हैं आप? दूसरा समीकरण 2 ये वाला देखो, एम्पियर की परिपथीय नियम से बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर जी आया। देखो जे लिखा आपका म्यू 0 गुणे आर त्रिज्या के वृत्त से घिरी हुई धारा, तो म्यू 0 जो करता हूं। अब आर त्रिज्या के वृत्त से धारा कितनी घिरी, कुल धारा आपको बताना है। तो पहले हमें ये बताइए कि मतलब जब विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो क्या ये फेरे लगे, क्या एन फेरों में नहीं होगी प्रवाहित, होगी। अब इसमें टोटल कितने फेरे हैं, एक फेरे में हो जाएगा, सवाई फेरे में हो जाए, सब फेरे में। अब आपको पता है कि एकांक मतलब एक इकाई, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या है, स्मॉल एन है, एकांक लंबाई में है ना। एकांक लंबाई में, एकांक लंबाई का मतलब होता है एक एकांक, एक इकाई लंबाई, तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या है, स्मॉल एन है। अब ऐसी एकांक लंबाई की हम पूरे वृत्त की बात करें तो पूरे वृत्त की टोटल लंबाई किसके बराबर होगी, उसकी परिधि के बराबर। जैसे इस वृत्त को तुम ऐसा सीधा तार बना दो तो लंबा तार हो जाएगा, और उसी वृत्त को आप यदि उस तार को मोड़ के वृत्त बना दोगे, ठीक है ना, उसी तार को मोड़ के क्या बना दोगे, वृत्त बना दोगे, तो उसकी वृत्त की परिधि मतलब वृत्त के रूप में ढल गया, तो उसकी हमने टोटल लंबाई को क्या बोल दिया, परिधि। तो वृत्त की मतलब टोटल जो तार की लंबाई है या टॉरॉइड की टोटल लंबाई है वो किसके रूप में है, वृत्त के रूप में है। तो वृत्त की टोटल लंबाई को क्या बोलेंगे हम, परिधि बोलेंगे, ठीक है ना। तो एक इकाई में कितना है, एन है, तो भैया 2 पाई आर में 2 पाई आर लंबाई में कितना होगा, तो इसमें एन का क्या करना पड़ेगा, गुणा। आई समझ में है? अब आई, अब गिरी हुई धारा, तो जब टोटल मतलब टोटल फेरे कितने हैं, इतने हैं, इतने फेरन में धारा बह रही, तो आई का और कर दो गुणा, अब हो गई, ठीक है। तो वहां से आ गया जी आपका कितना, 2 पाई आर एन आई, ठीक है। और कहा नहीं आई, और बताओ समीकरण 2, एक और 2 से क्या किया, लेफ्ट बराबर से राइट भी बराबर कह दी, 2 पाई आर से 2 पाई आर काट दिया, बी बराबर जो बचा वो लिख दिया, समीकरण 3 हो गया। और आगे है? यदि टॉरॉइड की माध्य त्रिज्या क्या हो, कैपिटल आर, तथा कुल फेरों की संख्या क्या हो, कैपिटल एन। अब देखना जैसे ये है त्रिज्या यहां से लेके यहां तक है, लास्ट वाले तार तक। अब इनमें कितने तार दिख रहे हैं आपको, 4, देखो 1 2 3 4 है ना। तो अगर हम माध्य त्रिज्या चाहें, मतलब माध्य त्रिज्या यहाँ तक, अगर माध्य त्रिज्या चाहें तो जरा यहाँ से यहाँ तक की बिंदु पी की दूरी है, त्रिज्या थोड़ी है, जब बिंदु पी की दूरी है, बिंदु पी की दूरी क्या है, स्मॉल आर है, ठीक है ना। लेकिन माध्य यानी बीच वाली त्रिज्या लें तो स्मॉल आर तो मानने से आपको कैपिटल आर मानने हैं, ठीक है। तो माध्य त्रिज्या कितनी मान ली हमने, कैपिटल आर। और कुल फेरे कितने मान लिया, एन, मतलब एक फेरे में मतलब एक इकाई लंबाई फेरों की संख्या स्मॉल एन है, तो कुल फेरा अगर हम एन माने तो टोटल तार जितना लंबा है, जितनी तार की पूरी परिधि है वृत्त की, उस परिधि में टोटल कितने फेरे हैं, तो हम क्या कहेंगे, 2 पाई आर एन, टोटल फेरे कितने, 2 पाई आर एन। और इन फेरों को हम कुल फेरे बोल रहे हैं, तो कुल फेरों का ऐसे दर्शा रहा है कैपिटल एन से। अब तुम्हें स्मॉल एन का मान निकालना है, एक इकाई लंबाई में फेरों की संख्या का निकालना, तो स्मॉल एन बराबर, तो इस 2 पाई आर को यहाँ पक्षांतर करेंगे तो एन के बटे में क्या आएगा, 2 पाई आर। अब इसका मान कहाँ रखना है, समीकरण 3 में, तो समीकरण आप 3 में रख दीजिए, ठीक है ना। तो कितना होगा आपका, बी बराबर म्यू 0 था पहले से। अच्छा स्मॉल एन की जगह पे क्या रखना, कैपिटल एन और बटे 2 पाई आर, और आई पहले से ऊपर था तो ऊपर लिख दो, तो ये हो गया आपका समीकरण ए। आई बात समझ में,
अब भी नहीं आई? और किसी को कहीं कोई डाउट है? नहीं है ना? अच्छा, क्या है कि समय ज्यादा लंबा हो जाता है इसलिए हमें थोड़ा फास्ट बता दिया। वैसे है कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अगर आप अच्छे से पढ़ो ना और अच्छे से आप इसको समझ समझ के पढ़ो तो काफी सिंपल है। देखो ऊपर से क्या हुआ, थोड़ा सा मतलब चित्र आपको बनाना सीखना है। पूरा चित्र बना दिया। चित्र बनाने के बाद ये आपको पता है कि इसकी पिटी एक अंक, लंबाई में फेरों की संख्या क्या है, स्मॉल एन है। बहने वाली धारा क्या है, आई है। अब हमें इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, मतलब इसके केंद्र से, इस टॉरॉइड के केंद्र से आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु पी है जिस पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है ना? फिर हमने एम्पियर का परिपथी लगाया, परिपथी नियम लगाया, तो हमने क्या कहा, टॉरॉइड से घिरे हुए चुंबकीय क्षेत्र बी का देखिए समाकलन। तो देखिए समाकलन का आपको सूत्र पता ही है, क्या होता, बंद समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर क्या होगा, बंद समाकलन बी डीएल कॉस थीटा। अब ये कहां से आया, दो सदिशों का अदिश गुणन, कक्षा 11 का टॉपिक है। अब यहाँ तो समझाएंगे नहीं, ठीक है। आगे देखो, थीटा का मान क्या रख दिया हमने, 0 रख दिया। क्यों? क्योंकि देखो यही आपकी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा है और इसी दिशा में हम अल्पांश भी ले सकते हैं। चलो लो, यहाँ पे आपको अल्पांश लेना, तो यहाँ पे जो क्या करोगे आप, जे ले लिया आपने अल्पांश। देखो यहाँ चित्र में जे ले लिया अल्पांश, तो अल्पांश जो ले रहा है जिस दिशा में अल्पांश की दिशा और इसकी दिशा एक ही है कि नहीं, ठीक है ना? तो एक ही है, तो इसलिए हम क्या कर लेंगे, मतलब कहने का मतलब जो बी वेक्टर है वो किसके समांतर है, डीएल वेक्टर के। तो बनने वाला कोण थीटा क्या होगा, 0। तो 0 रखेंगे जब, तो cos 0 का मान 1 होता है, तो सीधा क्या आएगा आपका b इंटू डीएल आएगा। ठीक है, अब b को समाकलन से बाहर निकाल दो, क्योंकि b क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र निश्चित होता है कि नहीं होता है ना? तो नियत राशि है, तो b को बाहर निकाल दिया, समाकलन के अंदर क्या बचा, डीएल बचा। अब डीएल का मान, डीएल क्या है, बंद समाकलन डीएल का मतलब होता है कई अल्पांशों का जोड़। अब एक अल्पांश होता है तो डीएल, अब कई अल्पांशों का जोड़ है, इसमें जितने टोटल अल्पांश हम सभी अल्पांशों को जोड़ोगे तो एक वृत्त बनेगा, बनेगा कि नहीं? अगर आप सभी अल्पांशों को जोड़ दोगे, जितने इसमें अल्पांश कट रहे पूरे अल्पांशों को आप जोड़ोगे तो एक वृत्त बनेगा। और वृत्त की परिधि क्या होती है पता है आपको, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर हो गया, समीकरण नंबर कितना हो गया, 1 हो गया। इसी प्रकार बस हमने यहाँ से आपको समझा ही दिया। देखिए वहां से एम्पियर के परिपथीय नियम से, क्लियर? तो ये हमारा व्यंजक निकल गया। अब हमें करना क्या है कि इसके हमारे पास दो बिंदु और दिख रहे हैं, एक जो बाह्य बिंदु Q है और एक अंदर वाला खाली जगह में जो बिंदु है वो क्या है, R। इतना ही है। तो अब देखो इसके लिए हमें निकालना है, तो इसके लिए हम कैसे निकालेंगे, देखो जरा इसको। अब जैसे देखो जरा, जे मान लो जे क्या है, जे आपका टॉरॉइड है, क्या है, जे टॉरॉइड है, ठीक है, आपको गोल बना लेना है। अब इधर अंदर देखो, अंदर एक बिंदु है आपके पास R, ठीक है ना, अंदर क्या है, R बिंदु है। तो उस R बिंदु को घेरे हुए एक क्या बनाना पड़ेगा, हमें वक्र बनाना पड़ेगा कि नहीं? R बिंदु को घेरे हुए एक वक्र बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? क्योंकि ये किसके लिए होता है, ये होता है बंद वक्र के लिए। किसके लिए होता है, बंद वक्र के लिए। तो खाली जगह है तो R को घेरे हुए क्या बनाना पड़ेगा, एक वक्र बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये बनाना पड़ेगा, क्लियर? और इसकी त्रिज्या कुछ भी मान लो, चलो वही मान लो, कैपिटल R, जो भी आपको मानना हो, ठीक है ना? अब ये हो गया। अब देखियो जरा, अब फिर इसी में क्या है, एक बिंदु आपका Q है ना बिंदु, तो इस बिंदु को घेरे हुए भी क्या करना पड़ेगा, हमें एक वक्र बनाना पड़ेगा। इस बिंदु को घेरे हुए भी क्या बनाना पड़ेगा, एक वक्र। तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये आपका बिंदु क्या है, Q है, बना लिया वक्र। अब देखो जरा, इसमें होता क्या है कि अंदर, मतलब अंदर जो धारा, जैसे ये धारा है, अब ये यहाँ से जा रही, ये कहाँ जा रही, अंदर की तरफ जा रही अंदर जा रही धारा। अंदर को हम क्रॉस से दर्शाते हैं, और जब वो निकल के बाहर आती है ऐसी घूम के, तो कहाँ से दर्शाते हैं, डॉट से, ठीक है ना? तो अंदर क्या हो जाएगा आपका क्रॉस, अंदर जाने वाली धारा को हम कैसे दर्शाएंगे, क्रॉस को। देखो रजिस्टर में यही है, एक चित्र ऐसा ही चित्र बोल रहे हैं हम, जो बाद में बनाना फिर, ठीक है। और बाहर वाली धारा को डॉट से, तो वो डॉट कहाँ है, यहाँ के यहाँ, यहाँ, हाँ, जे क्रॉस जे डॉट हो गया। यहाँ पे आपको डॉट से दर्शाना पड़ेगा, क्योंकि जो बाहर निकलने वाली धारा है वो अंदर जाने वाली धारा है। ठीक है, बिंदु आर यहीं पे था,
कितनी है ये और स्मॉल आर, चलो कछु कर दो उसने कहा, ठीक है। और कुछ बस। तो इसमें देखो होता क्या है इसमें कि देखिएगा इधर कि जैसे मान लो कि जी आपकी जितनी अंदर जा रही धारा, जितनी अंदर जाए उतना ही तो बाहर निकलेगी कि नहीं। जितनी धारा अंदर जाएगी उतनी बाहर निकली। अब ऐसा तो है नहीं कि अंदर कम धारा जा रही हो और बाहर जाना धारा निकल रही हो, क्योंकि धारा का मान तो समान है, इसमें समान है कि नहीं। तो जितनी धारा अंदर जाएगी उतनी धारा बाहर निकलेगी। तो क्या है कि अंदर जाने वाली धारा और बाहर आने वाली धारा कैसी होती है, समान होती है, इसलिए वे एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि आई बराबर क्या बन जाता है आपका 0, आई बराबर 0 बन जाता है। तब एम्पियर के परिपथीय नियम से बिंदु आर के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, किसके कारण, बिंदु आर के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे, तो क्या बनेगा आपका बी वेक्टर और डॉट क्या हो जाएगा आपका डीएल वेक्टर, और बराबर सूत्र क्या होता है म्यू 0 इंटू आई, यही होता है एम्पियर के परिपथीय नियम से, यही सूत्र होता है कि नहीं। अब देखो आप आई का मान क्या है 0, जब आई का मान 0 है, चलो जैसे आपको और करना है तो मान लो कि इसको ऐसा कर दो, आप आगे भी कर सकते हो कि जे देखिए जो हो जाएगा आपका बी डी एल कॉस थीटा और बराबर कितना होता है म्यू 0 आई होता है। अब कॉस थीटा का मान तो पहले से पता है क्या है 0 है, तो मतलब कॉस थीटा का मान बगल में लिख देना आप, कॉस थीटा का मान क्या है आपका 0 है, तो ये कितना हो जाएगा बी इंटू डी एल बराबर क्या हो जाएगा म्यू 0 आई, क्लियर। बगल में लिख देना चूंकि थीटा बराबर कितना है 0 डिग्री, है ना। तो देखो इधर अब इसको यदि हम बी को बाहर निकालें तो अंदर क्या बचेगा डीएल बराबर क्या बचेगा म्यू 0 इंटू आई, है ना। आगे थोड़ा सा इधर देख लो, जैसे मान लो कि आई का मान 0 है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका बी और बंद समाकलन कितना आएगा डीएल बराबर आज तो कितना होगा आपका म्यू 0 इंटू आई, होगा कि नहीं। म्यू 0 इंटू आई का मान कितना है आपका 0 है, आई का मान कितना है यहाँ पे 0 है, आई का मान आप क्या रख दो यहाँ पे 0 रख दो, तो ये 0 बन गया और ये पक्ष अंतर होकर इधर आएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो अर्थात कहने का मतलब कितना है बी बराबर आपका 0, यानी टॉरॉइड के अंदर जो खाली जगह रही, टॉरॉइड के अंदर जो खाली जगह बची और उस खाली जगह में क्या है बिंदु आर है, तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा आपका 0। तो सही बात है, खाली जगह में फेरे थोड़ी है। अब जहां फेरे नहीं है, ठीक है, तार के जहां फेरे नहीं है वहां पे कहां से तीव्रता आ जाए, तीव्रता तो 0 रहेगी कि नहीं। अब ऐसी बाहर की बात करें, बाहर भी फेरे नहीं है तो भैया नियम तो लागू वही हो जाएगा, नहीं नियम तो वही लागू होगा। तो हम लिख सकते हैं इसी प्रकार किसके कारण बिंदु Q के कारण, इसी प्रकार बिंदु Q के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो B बराबर वो भी क्या बन जाएगा आपका 0। इसी प्रकार लिखना बिंदु Q के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो B बराबर वो भी क्या हो जाएगी आपकी 0। इस प्रकार से हमारा टॉरॉइड वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। तो बताइए लास्ट वाली बात समझ में आई कि नहीं आई, क्योंकि बेटा खाली जगह में चुंबकीय क्षेत्र हमेशा 0 होता है। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ उत्पन्न होता है जहां धारा प्रवाहित हो रही हो। अब खाली जगह में फेरे भी नहीं है, कौन सी धारा प्रवाहित हो रही, तो वहां पर 0 रहेगा कि नहीं, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था ये कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम।